हेलो एंड वेलकम टू साकार एकेडमी। दोस्तों, मैं हूं विवेक पटेल और मैं लेकर के आया हूं आपके लिए स्पेशलाइज्ड कोर्स जो कि आपको श्रम निरीक्षक और सहायक श्रम आयुक्त की परीक्षा के लिए तैयार करेगा। दोस्तों, श्रम कानून या लेबर लॉज के बारे में जब हम लोग पढ़ने जाते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में श्रमिक का चित्र आता है जो अपनी मेहनत से बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तैयार करता है, बहुत बड़े बड़े कारखानों में काम करता है और उसके बने हुए जो उत्पाद है वही आज के हमारे इस जीवन को संचालित करते हैं। तो दोस्तों, इन श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार बहुत सारे कानूनों की मदद से इनके जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करती है और इसी श्रेणी क्रम में केंद्र और राज्य दोनों सरकारों में श्रम विभाग की स्थापना की गई है, श्रम मंत्रालय की स्थापना की गई है और विभिन्न श्रम कानूनों के द्वारा इनके हितों की रक्षा की जाती है। अक्सर श्रमिक स्वयं इन कानूनों के बारे में नहीं जानते हैं, इसीलिए इन कानूनों को अच्छे से लागू करना और श्रमिकों के हितों की रक्षा करना और उद्योगों और विभिन्न जो श्रम के क्षेत्र हैं, रोजगार के क्षेत्र हैं, इनमें पूंजीपतियों और अन्य जो कंपनियों और एजेंसियों के माध्यम से श्रमिकों को बेहतर जीवन परिस्थितियों का लाभ हासिल कराया जा सके, इसके लिए श्रम विभाग जो है वो लगातार काम करता है। तो इस सिलसिले में छत्तीसगढ़ राज्य के श्रम मंत्रालय और श्रम विभाग के अधीन आप जो है श्रम निरीक्षक और सहायक श्रम आयुक्त के रूप में आप काम करेंगे। तो ये एक आयुक्तालय व्यवस्था में आप पद धारण करने जा रहे हैं और राज्य सरकार के ही नहीं, केंद्र सरकार के भी श्रम कानूनों को लागू करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी। तो दोस्तों, श्रम विभाग के इन पदों में भर्ती के लिए जो परीक्षा आयोजित की जा रही है उसमें 15 नंबर के लगभग 15 प्रश्न लगभग जो है आपको पूछे जाएंगे श्रम विधियों से संबंधित, जिसके लिए हम लोग ये कोर्स लॉन्च कर रहे हैं साकार एकेडमी की ओर से। दोस्तों, व्यापम की सभी परीक्षाओं के लिए साकार एकेडमी का ऑनलाइन पैकेज 5,999 रुपए में आप सभी को उपलब्ध है। इसमें आप व्यापम की सभी परीक्षाओं जैसे कि एडीओ, आरआई, पटवारी, अमीन, हॉस्टल वार्डन, श्रम निरीक्षक, सहायक प्रबंधक जैसे सभी पदों की परीक्षाओं की तैयारी आप एक साथ कर सकते हैं। यह कोर्स पूरे 1 साल के लिए आपका अवेलेबल रहेगा। इसके साथ में आप पीएससी प्री और मेंस के भी कोर्स ऑनलाइन मोड में साकार एकेडमी से आप कर सकते हैं। इसके अलावा 995 रुपए प्रति माह की दर पर आपको ये सारे कोर्सेस, चाहे वो व्यापम के हो, चाहे वो आपके एडीओ से संबंधित हो, चाहे वो पीएससी प्री या पीएससी मेन से संबंधित हो, ये सारी क्लासेस का अनलिमिटेड एक्सेस सिर्फ 995 रुपए प्रति माह में आप सभी को साकार एकेडमी के ऑनलाइन वर्जन में साकार एकेडमी के ऐप पे उपलब्ध होगा। तो दोस्तों, देर मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी के साथ हम लोग कोर्स की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, भारत में श्रम कानूनों का जो इतिहास है वो 1883 के फैक्ट्री एक्ट से शुरू होता है, लेकिन दुनिया में जहां जहां औद्योगिक क्रांतियां पहले हुई वहां पर संगठित क्षेत्र यानी कि फैक्ट्रियों का विकास हुआ, वहां पर श्रमिकों को रखा गया और शुरुआत में श्रम की परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं थी। चार्टिस्ट आंदोलनों के दौरान श्रमिकों के हितों के बारे में बात उठी। इंग्लैंड में सबसे पहले चार्टिस्ट आंदोलन शुरू हुए हैं और यहां पर जो है लेबर पार्टी की स्थापना हुई, जिन्होंने श्रमिकों के हितों की बात जो है वो उठाई है। 19वीं शताब्दी में श्रमिकों के हितों की बात रखने के लिए कार्ल मार्क्स ने एक समाजवादी विचारधारा को भी प्रस्तुत किया था, जिसमें इन्होंने कहा था कि दुनिया के सारे मजदूरों एक हो जाओ और ये जो सरकार है जो पूंजीपतियों के हित में है इनको हटाओ। लेकिन श्रमिकों और पूंजीपतियों के हितों को साधने के लिए और औद्योगिक व्यवस्था को लगातार बनाए रखने के लिए विभिन्न देशों की संसदों ने श्रम कानूनों को समय समय पर पारित किया है और भारत में जब ब्रिटिश लोगों का शासन था, इसी दौरान श्रम कानूनों का विकास होता चला गया। देखिए, शुरुआती श्रम कानून जो भारत में बने हैं ये सिर्फ भारतीय श्रमिकों के हितों को ध्यान में रख करके बनाए गए हों ऐसा नहीं है। ब्रिटिश सरकार एक उपनिवेशवादी सरकार थी। इनका उद्देश्य था भारत में पूरी तरह से संसाधनों का शोषण करना। फिर भी इन्होंने भारतीय श्रमिकों के हित में कानून बनाए जो 1883 का फैक्ट्री एक्ट था। तो 1883 का जो फैक्ट्री एक्ट है ये 19वीं शताब्दी में आपका बना हुआ
भारत का सबसे पहला श्रम कानून है भारतीय कारखाना अधिनियम 1883। इस समय भारत का वायसराय था रिपन। वायसराय रिपन के समय में भारत में पहला श्रम कानून जो है वो तैयार हुआ है, 1883 का फैक्ट्री एक्ट। तो दोस्तों खास बात यह थी कि एक तो अंग्रेज लोग भारतीय श्रमिकों के भारी हित चिंतक नहीं थे, लेकिन भारत में उद्योगों की स्थापना काफी पहले शुरू हो गई थी। 1843 में भारत में पहली सूती कपड़े की फैक्ट्री लग चुकी थी और जूट, पटसन और सूती वस्त्र उद्योग जो है तेजी से ब्रिटेन के मैनचेस्टर और लंकाशायर में स्थित सूती मिलों को चुनौती दे रहे थे। तो भारतीय पूंजीपतियों के लिए भारत के सस्ते श्रम का इस्तेमाल करके, भारतीयों के सस्ते श्रम का इस्तेमाल करके सस्ते उत्पाद बनाना और कम कीमत पे उसको बेचना, यह ब्रिटिश फैक्ट्रियों के लिए कंपटीशन पैदा कर रहा था। इसीलिए भारतीय उद्योगों के लागत को बढ़ाने के लिए इन्होंने भारत में पहली बार फैक्ट्री एक्ट या कारखाना अधिनियम लागू किया वायसराय रिपन के समय में। इस फैक्ट्री एक्ट ने बहुत बेसिक चीजें यहां पे स्टैब्लिश की है। तो देखिए उद्देश्य भले ही इनका ट्विस्टेड हो कि भारत में श्रमिकों को अधिकार दिया जाए जिससे श्रमिकों के ऊपर होने वाला खर्च बढ़े, जिससे भारतीय उद्योगपतियों को ज्यादा श्रमिकों पर खर्चा करना पड़े और भारतीय उद्योगपति लोग बिजनेस से बाहर हो जाएं और ब्रिटिश माल जो है वो भारत में बिकता रहे। इस उद्देश्य से सबसे पहला फैक्ट्री एक्ट लाया गया था, लेकिन इसका सकारात्मक प्रभाव तो भारत के मजदूरों पर पड़ा, जिसका कि जो कि इसका उद्देश्य ही था। तो सबसे पहले यहां पर 8 घंटे, 8 आवर्स फैक्ट्री टाइम, 8 घंटे जो है आपका कार्य सीमा तय की गई। सबसे पहले तय किया गया कि एक दिन में 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेंगे। तो 8 घंटे की कार्य सीमा जो है वर्किंग फैक्ट्री ड्यूरेशन या वर्किंग ड्यूरेशन, वर्क डे जो है वो तय किया गया, 8 घंटे की कार्य सीमा। और इससे ज्यादा अगर कोई काम करेगा तो उसको ओवर टाइम दिया जाएगा। ओवर टाइम का कॉन्सेप्ट पहली बार आया कि अगर 8 घंटे की कार्य सीमा से अधिक कोई काम करता है तो इसको जो है ओवर टाइम दिया जाएगा। तो 8 घंटे से अधिक काम करने वाले को ओवर टाइम। तीसरा, बाल श्रम पे जो है प्रतिबंध लगाया गया, बाल श्रम को प्रतिबंधित किया गया। और महिला श्रमिकों को रात में काम करने से प्रतिबंधित किया गया। महिला श्रमिक जो है दिन में ही काम करेंगे। तो देखिए ये वो समय था जब श्रमिकों से 12 घंटे, 24 घंटे, 36 घंटे तक लगातार काम करवाया जाता था ताकि पूंजीपति लोग ज्यादा पैसे कमा सकें। ठीक है, तो यहां पर जो है ब्रिटेन की संसद ने भारत का पहला फैक्ट्री एक्ट बनाया 1883 में और 8 घंटे की कार्यसीमा भारतीय श्रमिकों के लिए तय की गई। 8 घंटे से अधिक काम करेंगे तो ओवर टाइम। 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना बंद करवा दिया गया। आपको आज के समय में रिडिकुलस लगेगा क्योंकि आज हमारा संविधान क्या बोलता है कि हम लोग 15 साल से कम उम्र के बच्चों से कोई भी काम नहीं करवा सकते और 15 से 18 साल तक के बच्चों को परिसंकट में कार्य या हैवी वर्क में नहीं लगा सकते। यहां पर बाल श्रम में आपका उम्र सीमा 7 साल तय की गई थी, लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। विशेष बात यह है कि बाल श्रम को प्रतिबंधित किया गया। मजबूरी में ही सही लोग जो है बच्चों से श्रम करवाते थे। महिला श्रमिकों को भी लगातार दिन रात काम करवाया जाता था, उसको भी प्रतिबंधित किया गया और महिला श्रमिकों को रात में काम करने पर रोक लगा दी गई। यहां से आपको सबसे पहले क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ब्रिटिश संसद ने 1883 में भारत का पहला कारखाना अधिनियम या फैक्ट्री एक्ट बनाया वायसराय रिपन के समय में और बेसिक ग्राउंड वर्क इन्होंने स्थापित किया। 8 घंटे वर्क जो है ये सबसे पहला जो यहां पे कानून उभर करके आया था। इसके बाद धीरे धीरे करके दुनिया भर में श्रमिकों के अधिकारों के लिए अवेयरनेस आता रहा और समय के साथ में आपका भारत में भी श्रमिकों के लिए एक के बाद एक अधिनियम बनते रहे। लेकिन श्रम के मामले में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात उभर करके आई, ये एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर था, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका गठन हुआ। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का गठन 1919 में हुआ है, 1919। 1919 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद आपका पूरी दुनिया में मजदूरों की स्थिति को बेहतर बनाने की बात जो है सभी देशों के मन में आ चुकी थी। तो 1919 में जब शांति स्थापित करने के लिए वर्साई की संधि हुई, उसी वर्साई की संधि में एक अंतरराष्ट्रीय संस्थान को बनाया गया जिसका नाम था लीग ऑफ नेशंस। ये लीग ऑफ नेशंस आज के हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का ही पूर्व रूप है। तो 1919 में वर्साई की संधि में बना लीग ऑफ नेशंस और लीग ऑफ नेशंस के अंतर्गत श्रमिकों की स्थितियों को बेहतर बनाने के लिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया गया। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन लीग ऑफ नेशंस की एक एजेंसी थी जो श्रमिकों के कल्याण का ध्यान रखती थी। दुनिया भर में श्रमिकों से संबंधित डेटा इकट्ठा करना, श्रमिकों का कल्याण के लिए
विचार सुझाना, ये सब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ का काम हुआ करता था। आईएलओ का मुख्यालय है जेनेवा में। आज की डेट आज की डेट में भी आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है। दुनिया भर में श्रम से संबंधित आंकड़े, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित आंकड़े जारी करने का काम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ही करता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इनका मुख्यालय है और 187 देश, 187 कंट्रीज आईएलओ की मेंबर है। ठीक है, इनमें से 186 कंट्रीज हैं और एक कुक आइलैंड जो है वो एक्सटर्नल टेरिटरी माना जाता है ना, एक अलग क्षेत्र है। गिलबर्ट हंगबो जो है, ये आज के समय में गिलबर्ट हंगबो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल हैं, डीजी हैं। आईएलओ अब यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी के रूप में काम करता है, संयुक्त राष्ट्र संघ की। गिलबर्ट हंगबो टोगो, अफ्रीकी देश टोगो के निवासी हैं और ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल हैं। आईएलओ का ट्रेनिंग स्टेशन या कहें कि इंटरनेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, आईएलओ का जो अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र है वो ट्यूरिन इटली में है। ट्यूरिन इटली में इन्होंने एक 1969 में आईएलओ को शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। मजदूरों की स्थितियों को बेहतर बना करके दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए 1969 में नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है इनको, इस संगठन को मिला है। ठीक है, और 1992 में इन्होंने चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट इन्होंने एक जो है डिक्लेरेशन पास किया था और 1998 में 1998 में इन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ राइट्स एट वर्क ये डिक्लेयर किया। डिक्लेरेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ राइट्स एट वर्क। राइट्स एट वर्क मतलब काम की जगह पर, कार्य स्थल पर किसी भी व्यक्ति को क्या अधिकार मिलने चाहिए, उसको इन्होंने 1998 में डिक्लेयर किया है। ठीक है, तो डिक्लेरेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ राइट एट वर्क ये जो है मजदूरों के अधिकारों का एक डिक्लेरेशन है जो कि आधुनिक श्रम कानूनों को स्थापित करता है। 2015 में हमारे सामने जो है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी आए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में आपका श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के माध्यम से दुनिया के आर्थिक विकास में सततता या निरंतरता को, सस्टेनेबिलिटी को बनाए रखने का विचार प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन सभी देशों में बेहतर श्रमिकों के लिए बेहतर परिस्थितियों, बेहतर कानूनों को स्थापित करने में मदद करता है और हर साल जो है अपने आंकड़े प्रकाशित करता है कि श्रमिकों की स्थिति क्या है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, आपका एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स रेशियो और जेंडर इक्वालिटी इन एम्प्लॉयमेंट, इन सब की से संबंधित रिपोर्ट जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जारी करता है। ठीक है, जहां तक भारत का सवाल है, भारत भी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक सदस्यों में से एक था और आज भी इसका महत्वपूर्ण सदस्य है। ठीक है, अब देखिए भारत में जो है श्रम कानूनों का विकास धीरे धीरे होने लगा। 1883 के बाद 1891 में फैक्ट्री एक्ट आया, 1901 में फैक्ट्री एक्ट आया, 1911 में फैक्ट्री एक्ट आया और हर बार आपके मजदूरों के लिए बेनिफिट्स बढ़ाए गए। लेकिन भारत में कानून बनाना एक बात है, लागू करना दूसरी बात। लागू फटाफट से नहीं हो पा रहा था और अच्छे से लागू करने के पीछे अंग्रेजों का जो है उद्देश्य भी नहीं था कि भारतीय श्रमिकों का भला हो, बल्कि उनका उद्देश्य था कि भारतीय उद्योगपतियों पे इसको दबाव के रूप में इस्तेमाल किया जाए। तो श्रम कानून, श्रम इंस्पेक्टरों के आपके दबाव के माध्यम से ब्रिटिश सरकार का ये भारतीय उद्योगों पर नियंत्रण स्थापित करने का एक तरीका जैसा बनता जा रहा था, ऐसा समझ लीजिए। अब देखिए भारत में जो है श्रमिकों से संबंधित काफी आंदोलन भी हुए हैं। भारत में बहुत सारे श्रम संगठनों की स्थापना भी हुई है। आपका 1890 में 1890 में भारत का पहला फॉर्मल ट्रेड यूनियन या श्रमिक संगठन किसको कहते हैं? श्रमिक संघ या ट्रेड यूनियन मजदूरों का संगठन है जो मजदूरों के हितों के लिए, आपका जो है मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए मजदूरों को संगठित करता है, उनको एक ऑर्गेनाइजेशन में बांधता है और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका उद्योगपतियों के खिलाफ आंदोलन करके, धरना प्रदर्शन, हड़ताल इत्यादि करके श्रमिकों के हितों को मनवाते हैं। तो किसी एक श्रमिक या सभी श्रमिकों के हितों के लिए पूंजीपतियों के साथ सौदेबाजी करने वाला जो संगठन होता है उसको हम लोग ट्रेड यूनियन कहते हैं। सिर्फ मालिकों के खिलाफ हड़ताल या यूनियनबाजी करना, झगड़ा करना, ये ट्रेड यूनियन का उद्देश्य नहीं होता, बल्कि मजदूरों के हितों की रक्षा करना, उनको संगठित रखना और उनके लिए बेहतर सुविधाओं को हासिल करना
और मजदूरों के कल्याण के लिए कदम उठाना, ये सब ट्रेड यूनियन के काम होते हैं। शुरुआती ट्रेड यूनियन मजदूरों को बेसिक राइट्स, जो काम की जगह पर बेहतर स्थितियां दिलाने के लिए बने थे। 1890 में बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन, ये हमारा सबसे पहला संगठन था। बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन, बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन जो है, ये आपका भारत का पहला ऑफिशियल मजदूर संगठन माना जाता है। एनएम लोखंडे ने इसको स्थापित किया था, लेकिन इसको रजिस्ट्रेशन नहीं दिया गया। सबसे पहले जो रजिस्टर्ड 1918 में 1918 में आपका मद्रास ट्रेड यूनियन, मद्रास लेबर यूनियन, ट्रेड यूनियन नहीं, मद्रास लेबर यूनियन, ये जो है भारत का पहला रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन था, जिसको स्थापित किया था बीपी वाडिया ने। बीपी वाडिया का नाम आप ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। तो 1918 में मद्रास लेबर यूनियन बना। मद्रास के बहुत सारी फैक्ट्रियों के मजदूरों के अलग अलग संगठनों को मिला करके इन्होंने मजदूरों का एक विशाल संगठन बनाया था, बीपी वाडिया। ये भारत में होम रूल लीग आंदोलन से भी जुड़े रहे थे, एनी बेसेंट के सहयोगी थे बीपी वाडिया। इन्होंने मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना की थी। 1919 में भारत के विभिन्न क्षेत्रों के आपके लेबर ऑर्गेनाइजेशंस को संगठित करने का प्रयास जो है शुरू हुआ, क्योंकि 1919 में आईएलओ का गठन हुआ था। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में मजदूरों की बात रखने के लिए, सरकार तो अपना बात रखेगी, मजदूरों की बात रखने के लिए आपका पूरे भारत के श्रमिक संगठन आपस में इकट्ठे होने लगे। और आईएलओ में अपने रिप्रेजेंटेशन के लिए सभी ट्रेड यूनियंस मतलब श्रमिक संघ, सभी श्रमिक संघों ने मिल करके पूरे भारत का एकमात्र श्रमिक संगठन स्थापित करने का तय किया, जिसका नाम रखा गया AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है। ऑल इंडिया माने पूरे भारत के लिए, ट्रेड यूनियन मतलब श्रमिक संगठन, कांग्रेस मतलब समूह। तो पूरे भारत के लिए एक संघ की स्थापना की गई, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, और इन्होंने अपना एक प्रतिनिधि जो है वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में भेजा, मजदूरों की तरफ से, भारत सरकार से अलग। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसका पहला पहला अधिवेशन 1920 में कलकत्ता में हुआ था, और इसके पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय के साथ में बीपी वाडिया और वीवी गिरी, वराहगिरी वेंकट गिरी, वीवी गिरी जो बहुत फेमस मजदूर नेता थे दक्षिण भारत के, ये इनके सदस्य थे, और जोसेफ बैप्टिस्टा, ये सब जो हैं आपके AITUC के शुरुआती सदस्य हुआ करते थे। वीवी गिरी इसी साल छत्तीसगढ़ आए थे 1920 में बंगाल नागपुर कॉटन मिल BNC मिल हड़ताल को रुकवाने के लिए राजनांदगांव में, जिसका जो भारत की सबसे लंबी हड़ताल थी, और ठाकुर प्यारेलाल ने इसको आयोजित किया था, ठीक है। इसके अलावा एक के बाद एक यहां पर वो बन रहे हैं। 1926 में 1926 में ब्रिटिश सरकार ने तय किया कि भारत में श्रमिक कानूनों को, श्रमिक संगठनों को नियंत्रित करने की जरूरत है। 1924 में कानपुर षड्यंत्र केस, और 1928 में मेरठ षड्यंत्र केस जो है, ये आपके कॉन्स्पिरेसी केसेस हुए हैं। 1924 का कानपुर षड्यंत्र केस मजदूर संगठन में कम्युनिस्ट गतिविधियों को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने किया था, और इसके अंदर में कुछ श्रमिक नेताओं को जेल भेजा गया था। 1928 के मेरठ षड्यंत्र केस में भारतीय श्रमिक नेताओं के साथ साथ आपका ब्रिटिश श्रमिक नेताओं को भी जेल भेजा गया था, जो कि श्रमिकों के बीच संगठन का काम कर रहे थे, और ब्रिटिश सरकार को यह पसंद नहीं था कि श्रमिकों को जो है आपका हड़ताल वगैरह के लिए उकसाया जाए। 1926 में ब्रिटिश सरकार ने श्रमिकों और उद्योगपतियों के हितों की रक्षा के दोनों के बीच में मेल करने के लिए ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट का निर्माण किया, ठीक है। ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट या औद्योगिक इसको कह सकते हैं औद्योगिक संघर्ष अधिनियम, लेकिन यह संघर्ष करने के लिए नहीं, संघर्ष रोकने के लिए बना था, ठीक है। तो ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट ये स्थापित किया गया है, और इसी के साथ आपका ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट में ट्रेड यूनियन से संबंधित जो है बहुत सारे नियम भी तय किए गए। तो ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट और ट्रेड यूनियन एक्ट, ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट और ट्रेड यूनियन एक्ट यहां पर स्थापित किया गया है,
ठीक है, तो ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट और ट्रेड यूनियन एक्ट जो है वो यहां पर आए हैं। अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछता है कि भारत में पहला ट्रेड यूनियन एक्ट या ट्रेड यूनियन से संबंधित कानून कौन सा बना, तो ये आप जो है ट्रेड यूनियन एक्ट ऑफ 1926, ट्रेड यूनियन एस्टैब्लिश करने का काम हो रहा है। ठीक है, अभी ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट जो है ये इनको जो है आगे जाकर के और ज्यादा बेहतर या कहें कि ज्यादा तीखेपन के साथ लागू किया गया 1929 में। 1929 में ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट और पब्लिक सेफ्टी एक्ट दो कानून पारित हुए हैं, ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट और पब्लिक सेफ्टी एक्ट। ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट में यह कहा गया कि अब श्रमिक संगठन बना तो सकते हैं पर उनको हड़ताल करने का कोई भी अधिकार नहीं है। कोई भी अगर श्रमिकों से संबंधित समस्या है तो वो उद्योगपतियों के साथ साथ एक दूसरी एजेंसी के ऊपर एक दूसरी एजेंसी को ये संदेश भेजेंगे और हड़ताल नहीं करेंगे बल्कि उस एजेंसी के द्वारा मध्यस्थता कराने का इंतजार करेंगे। तो 1929 का जो ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट था, 1929 का जो ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट था, ये ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट जो है ये आपका विटले कमीशन की स्थापना करता था। विटले कमीशन जो है 1918 में ब्रिटेन में उद्योगपतियों और मजदूरों के बीच झगड़ों को कम करने के लिए इस संगठन की स्थापना की गई। यहीं से जो है श्रम विभाग के आपके आयुक्तों का जो है शुरुआत हुआ है। यह विटले कमीशन का उद्देश्य था आपका उद्योगपतियों और श्रमिकों के बीच होने वाले विवादों का समाधान करना। तो ये ट्रेड डिस्प्यूट्स, ट्रेड यूनियन को पहले रजिस्ट्रेशन तो मिल जा रहा था 1926 से, पर इन झगड़ों का सुलझाव करने के लिए श्रम विवाद अधिनियम को आपका बेहतर बनाने के लिए 1929 का जो ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट आया, इसमें यह प्रावधान किया गया कि भैया विटले कमीशन जो है उद्योगपतियों और मजदूरों के बीच सारे झगड़ों को सुलझाएगा, सारे प्रॉब्लम्स को दूर करेगा। ठीक है, और कोई भी हड़ताल करना जो है वो अलाउड नहीं है। लेकिन इसी के साथ जो है आपका ट्रेड यूनियंस भारत में तेजी से बढ़ते गए। आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल का नेतृत्व किया था। मिल मजदूरों ने यहां पर अहमदाबाद की सूती मिलों से प्लेग बोनस देने की मांग की थी, जो कि वेतन का 50% था। उद्योगपति सिर्फ 25% देना चाहते थे। तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने संभाला और मजदूरों को 33% बोनस, प्लेग बोनस जो है उपलब्ध कराया था। ठीक है, अब ट्रेड यूनियंस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। भारत में बहुत सारे ट्रेड यूनियंस बने, जैसे कि रेड ट्रेड यूनियन, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन, इस तरह से ढेर सारे ट्रेड यूनियंस बनते चले गए। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो है अपना स्वयं का ट्रेड यूनियन 1948 में स्थापित किया है, जिसको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्थापित किया था। ये इसके पहले अध्यक्ष थे। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इंटक, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा स्थापित किया गया था जब सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इसके अलावा आपका C2 सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड यूनियंस, सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड यूनियन C2, ये कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ संगठन है C2। और इसके बाद आपका BMS और HMS। BMS का फुल फॉर्म है भारतीय मजदूर संघ। ये RSS से जुड़ा हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ श्रम संगठन है, जो बीजेपी से भी जुड़ा हुआ है। भारतीय मजदूर संघ ये भारत का सबसे बड़ा श्रम संगठन है, सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन है आज। हिंद मजदूर सभा HMS, ये भी सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ था। और एक संगठन है जो एक्चुअल में ट्रेड यूनियन जैसा ही है, सेवा, सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन एसोसिएशन। सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन एसोसिएशन की स्थापना इला भट्ट ने की थी, गुजरात में, अहमदाबाद इसका हेडक्वार्टर है। सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन्स ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन जो है ये स्वरोजगार प्राप्त महिलाओं को आपका जो है जोड़ती है और महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए बनी है। तो महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से शुरू किया गया है। अगर हम लोग देखें तो आज के समय में भारत के अंदर में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है भारत का 41% के आसपास है, 41.3%। अभी दिसंबर 2022 का जो है हमारे पास जो डेटा है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का मतलब क्या है? 15 वर्ष से अधिक उम्र के और 60 वर्ष से कम उम्र के लोगों का भारत की जनसंख्या में कितना प्रतिशत है ना? 15 से 60 आयु वर्ग में
15 वर्ष से 60 वर्ष तक के लोगों का पार्टिसिपेशन रेट का हिस्सा कितना है? तो 15 से 60 वर्ष के बीच के लोग काम कर सकते हैं, लेबर फोर्स हैं वो लोग, है ना, श्रम शक्ति है। तो 15 से 60 वर्ष के लोगों का जो प्रतिशत है पूरी जनसंख्या में वो कितना है? तो भारत में छोटे बच्चे बहुत ज्यादा हैं, है ना, जनसंख्या में तेजी से विस्तार हो रहा है, तो 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का प्रतिशत लगभग 22% है और 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग भी हैं। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों को अगर हटा दिया जाए तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है भारत का 41% है, यानी कि 41% लोग लगातार काम करने के लिए उपलब्ध हैं। ठीक है, लगातार काम करने के लिए उपलब्ध है। इनमें से ज्यादातर लोग भारत में काम कर रहे हैं, बेरोजगारी भी अच्छी खासी है, लेकिन बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। काम करने वालों में से आपका संगठित क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जहां पर कॉन्ट्रैक्ट करके आपको एम्प्लॉयमेंट मिलता है, आपको श्रम कानूनों के अंतर्गत सारे जो बेनिफिट्स हैं वो दिए जाते हैं। तो संगठित क्षेत्र जो है यहां पर श्रम कानूनों का पूरा लाभ मिलता है। संगठित क्षेत्र का जो प्रतिशत है, टोटल हमारे जो वर्कर्स हैं, लेबर फोर्स हैं, उस लेबर फोर्स में से 17% लोग संगठित क्षेत्र के लिए काम करते हैं और इनको श्रम कानूनों का पूरा लाभ मिलता है। जबकि असंगठित क्षेत्र में लोग ज्यादा हैं। असंगठित क्षेत्र में लोग जो काम करते हैं वो है 83% के लगभग। इनको जो है, इनकी पहुंच श्रम कानूनों तक नहीं है। ये लोग ट्रेड यूनियन के सदस्य नहीं है ज्यादातर, और ये लोग जो है आपका इनको कोई फॉर्मल एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट के तहत प्रॉपर वेतन देने या उनको जॉब सिक्योरिटी नहीं हासिल है। हेल्थ और अदर जो बेनिफिट्स है, मैटरनिटी बेनिफिट्स, वो सब भी हासिल नहीं है। तो असंगठित क्षेत्र 83% है। इसमें से ज्यादातर जो है इनफॉर्मल, अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं। भारत में अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले जो हमारे लोग हैं 92.4%। हमारे कुल श्रम शक्ति का आपका 92.4% लोग अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं। तो असंगठित मतलब यहां तो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हुआ नहीं है और श्रम कानूनों का लाभ नहीं मिल रहा है। अनौपचारिक का मतलब जो लोग असंगठित क्षेत्र में हैं वो तो अनौपचारिक हैं ही, उसके अलावा संगठित क्षेत्र में भी बहुत सारे लोगों को श्रम कानूनों का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। क्यों? कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, कुछ लोग आपका कम समय के लिए है, अप्रेंटिस वगैरह है, इंटर्न है, आपका परमानेंट वर्कर्स नहीं है, उनको पेरोल पे नहीं लिया गया है। ऐसे वर्कर्स को जो है संगठित क्षेत्र में भी अनौपचारिक कहा जाता है। तो औपचारिक वो हैं जिनको पूरे श्रम कानूनों का लाभ मिलता है, अनौपचारिक वो हैं जिनको कम कानूनों का लाभ मिलता है, और असंगठित क्षेत्र में तो कोई नियम धर्म है ही नहीं। तो अभी आप समझ रहे हैं, आपका अनौपचारिक क्षेत्र जो है इसमें 92% जो है हमारे लोग काम कर रहे हैं, यानी इनको लाभ दिलाना यही असली उद्देश्य है। सोशल आपका प्रॉपर वेतन मिले, है ना, आपका हेल्थ बेनिफिट्स मिले, अगर दुर्घटना हो जाए तो इंश्योरेंस की सुविधा हो, ये सारी चीजें जो है श्रमिकों को बेहतर मिले, इसका हम लोग यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। अनौपचारिक क्षेत्र जो है हमारे टारगेट में है। तो सरकार बहुत सारी योजनाएं आपका असंगठित क्षेत्र के वर्कर्स और अनौपचारिक क्षेत्र के वर्कर्स के लिए बना रही है। योजनाओं को भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब हम लोग आते हैं श्रम कानूनों के बारे में। ठीक है, केंद्रीय श्रम मंत्री जो है हमारे भूपेंद्र यादव, जबकि छत्तीसगढ़ सरकार के श्रम मंत्री हैं शिव कुमार डहरिया। ठीक है, श्रम और शहरी विकास मंत्री हैं। हाल ही में भारत सरकार ने जो है श्रम सुधारों की बात की है। देखिए 1991 में हमारे जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ है उसके बाद श्रमिकों की स्थिति बहुत बेहतर हुई है, ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन बहुत खराब भी नहीं हुई है। श्रम सुधारों की बात कर रही है भारत सरकार, क्योंकि भारत में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मार्ग में श्रम सुधारों को एक बाधा माना गया है कि श्रम सुधार नहीं होने की वजह से आपका भारत की अर्थव्यवस्था में उद्योग और श्रमिकों का हित दोनों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो श्रम सुधारों के अंतर्गत भारत सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, जिसमें इन्होंने आपका 29 श्रम कानूनों को सारगर्भित करके 29 श्रम कानूनों को सारगर्भित करके आपका कुल 4 कोड में आपका सीमित कर दिया है। 29 श्रम कानूनों को सीमित करके 4 कोड में इन्होंने इकट्ठा कर दिया है, जिसमें सबसे पहला है कोड ऑफ वेजेस। कोड ऑफ वेजेस जो है ये वेतन संहिता। कोड ऑफ वेजेस का मतलब होता है वेतन संहिता। कोड ऑफ वेजेस या वेतन संहिता 2019 ये इन्होंने जारी की है। संहिता जो है किसी भी कानून के नियमों का संग्रह होता है।
उसको संहिता बोलते हैं। तो 2019 की वेतन संहिता सभी श्रम कानूनों का एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट और आपका पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, इन सबको एक साथ शामिल करता है। औद्योगिक संबंध अधिनियम, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट, औद्योगिक संबंध अधिनियम या इंडस्ट्री औद्योगिक संबंध संहिता, इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2020 2020, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता, ये इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स के लिए विशेष रूप से है ना, ये भी आपका 2020 में आया है, 2020 में। और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशन एक्ट, ठीक है। ऑक्यूपेशनल मतलब जो हमारा ऑक्यूपेशन का मतलब जो हमारा काम है, ठीक है। तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी से रिलेटेड एंड वर्किंग कंडीशन, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशन एक्ट या वर्किंग कंडीशन कोड, ट्वेंटी, ठीक है। तो आपका कार्य सुरक्षा और कार्य की परिस्थितियां संबंधी संहिता, कार्य सुरक्षा और कार्य परिस्थितियां संबंधी संहिता 2020। तो इन चार कानूनों में वेतन, पेमेंट ऑफ वेजेस कोड, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशन कोड, वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता और आपका कार्य सुरक्षा और कार्य की दशाओं संबंधी संहिता 2020, इस इन सभी के मामले में वेतन आपका श्रमिक, आपका उद्योगपति, श्रमिक और श्रम विभाग और ट्रेड यूनियन, इन चारों के संबंधों से बनता है औद्योगिक संबंध। देखिए, आपका उद्योगपति या जो एम्प्लॉयर है ना, नियोक्ता या एम्प्लॉयर जो नौकरी देता है, उसके साथ में आपके श्रमिक के संबंध, वर्कर के संबंध, और इसके साथ में आपका श्रम विभाग, भारत सरकार का श्रम विभाग का के, और जो कि श्रम कानूनों को लागू करवाता है, और ट्रेड यूनियन या श्रमिक संगठन, ट्रेड यूनियन या श्रमिक संगठन, इनका संबंध। इन चारों के बीच जो संबंध है, नियोक्ता और श्रमिक का तो डायरेक्ट संबंध है, फिर श्रम विभाग भारत सरकार का और आपका ट्रेड यूनियन जो मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए काम करने वाले संगठन है, इन सभी को जो है आपका इनके आपसी संबंधों को जो औद्योगिक संबंध कहा जाता है। तो ये जो औद्योगिक संबंध है, ये जो है आपके औद्योगिक संबंध संहिता में शामिल किया गया। सामाजिक सुरक्षा, इंश्योरेंस, पीएफ वगैरह को इसमें शामिल किया गया है, और आपका ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, ये वर्क प्लेस पे लोगों के जान की रक्षा के लिए है, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट वगैरह को इसमें शामिल किया गया। तो ये जो है आधुनिक कोड बनाए गए हैं। तो भारत के जो प्रमुख श्रम कानून है, उनके ऊपर थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, कौन कौन से श्रम कानून जो है करंटली भारत में है, जिनके बारे में हम लोग को जानकारी होनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। भारत में सबसे पुराना श्रम कानून है ट्रेड यूनियन एक्ट। ट्रेड यूनियन एक्ट मैंने आपको बताया था 1926, 1926 में आया है आपका ट्रेड यूनियन एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। इसके बाद ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल वगैरह आए। अब देखिए, ट्रेड रिलेशंस से संबंधित जो है आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, औद्योगिक विवाद अधिनियम, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, औद्योगिक विवाद अधिनियम, विवाद को सुलझाने वाला अधिनियम है ना, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1947 भारत की आजादी के साथ ये कानून बन गया था, औद्योगिक विवाद अधिनियम, ठीक है। अब कुछ कानून जो है वो हमारे वेतन से संबंधित कानून,
है ना। अभी आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड आ गया है 2020 इसके जगह पे। वेतन से संबंधित ढेर सारे कानून है, वेतन संबंधित कानूनों को आप नोट कीजिएगा। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट यानी वेतन, हाँ, वेतन प्रदान अधिनियम, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। इसको हिंदी में भी पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट लिखिए आप, 1936, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। उसके बाद आया मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। ठीक है, न्यूनतम भत्ता अधिनियम या न्यूनतम वेतन अधिनियम, न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 जो है ये आपका बहुत समय से चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट कानून है। मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, इसी के आधार पर हम लोग मिनिमम वेजेस तय करते हैं और उसके बाद आजकल जो है मनरेगा के माध्यम से मिनिमम वेजेस तय किए जा रहे हैं। इसके बाद आता है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। ठीक है, वर्किंग जर्नलिस्ट वेजेस एक्ट 1958, वर्किंग जर्नलिस्ट मतलब पत्रकार वेतन अधिनियम 1958। ठीक है, तो बोनस एक्ट 1965 का है और वेजेस जो है 1948 का है। ये तो वेतन से संबंधित हो गया। अब जो है हमारे जो कुछ कानून जो हैं वो हमारे हैं महिलाओं से संबंधित, महिलाओं से संबंधित कुछ कानून है। महिलाओं से संबंधित जो कानून है उसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 में अभी संशोधन किया गया है ना। वर्किंग कंडीशन एक्ट में भी आता है। मातृत्व लाभ अधिनियम में सभी संस्थानों को महिलाओं को मातृत्व हेतु 24 हफ्ते का अवकाश देना जरूरी है। 24 वीक्स, 24 हफ्ता, 6 महीना की बात कर रहे हैं, 6 चौक 24, कम से कम 24 हफ्ते का वैतनिक अवकाश महिला को दिया जाएगा। उसकी सीनियरिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। भारत सरकार तो जी ज्यादा अवकाश देने के लिए तैयार है, भारत सरकार जो है पार्ट पार्ट में 2 साल तक का अवकाश देने के लिए तैयार है। ठीक है, 720 दिनों का। लेकिन प्राइवेट संस्थाओं को भी कम से कम 24 हफ्ते का वैतनिक अवकाश बिना किसी प्रभाव के महिला को देना पड़ेगा। मातृत्व सुरक्षा अधिनियम 1961 और इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976, इक्वल रिम्यूनरेशन समान वेतन अधिनियम 1976, ये महिलाओं से संबंधित है। महिलाओं के बाद आपका जो है बच्चों से संबंधित, बच्चों से संबंधित यहां पर कुछ प्रोविजंस हैं। हमारे संविधान के अनुच्छेद 24 में बाल श्रम पे प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, इसके साथ में चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट 2016 अभी चल रहा है, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट 2016। इससे पहले चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट 2006 था, उससे पहले 1986 था। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट 2016 अभी चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। बॉन्डेड लेबर एबोलिशन एक्ट 1976, इसके तहत बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध लगाया गया है, बॉन्डेड लेबर एबोलिशन एक्ट। ठीक है, अब देखते हैं हमारा जो सोशल सिक्योरिटी से संबंधित क्या है, सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा या सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी क्या होता है भाई? काम करते समय कोई तकलीफ हो जाए तो इमरजेंसी में जो बेनिफिट्स दिए जाते हैं वो होता है सोशल सिक्योरिटी। आपको काम करते हुए चोट लग गई या फिर आपको जो है बीमार हो गए या फिर फैक्ट्री बंद हो गई या फिर आपको काम से निकाल दिया, उन सब मामलों में आपको जो बेनिफिट्स मिलते हैं उनको हम लोग सामाजिक सुरक्षा का से संबंधित बेनिफिट्स बोलते हैं। सबसे पहला है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923, दुर्घटना होने पर मजदूरों को जो बेनिफिट्स दिए जाने चाहिए वो है, वो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में है। वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट है ना 1923, 1923। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। देखिए कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 ये स्थापित करता है कि कर्मचारियों को जो है आपका बीमा प्रदान कराना बहुत जरूरी है। 10 से अधिक कर्मचारी अगर किसी भी उद्योग में है तो उनको बीमा कराना पड़ेगा। अगर कर्मचारियों को कोई भी नुकसान होता है या नौकरी से निकल जाते हैं तो आपका ये जो राज्य बीमा है ये सरकार की ओर से आपको धन उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो ये बीमा आपके कुछ समय की जरूरतों को पूरा कर सकता है। तो सभी का होना चाहिए भाई एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952। प्रोविडेंट फंड जो है पीएफ, एम्प्लॉय
और एम्प्लॉयर, यानी कि उद्योगपति और मजदूर दोनों उसमें निवेश करते हैं। ये फंड तैयार होते रहता है और जैसे ही आपका कोई समस्या आती है, मान लीजिए उद्योग बंद हो गया या एम्प्लॉय बीमार पड़ गया, तो प्रोविडेंट फंड से उसको जो है धनराशि मिलती रहती है। तो इस तरह से प्रोविडेंट फंड जो है ये आपका एक तरह से सुरक्षा के लिए है, कभी अगर इमरजेंसी हो जाए तो। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, इसीलिए ईपीएफओ की स्थापना की गई है। ठीक है। पेमेंट्स ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972, पेमेंट्स ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972, अपनी सेवा के लिए ग्रेच्युटी दी जाती है यूनिवर्सिटीज वगैरह के कर्मचारियों को। एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटी एक्ट, ये अब काम का नहीं रहा है। बीडी वर्कर वेलफेयर एक्ट, बीडी वर्कर वेलफेयर एक्ट जो है वो 1976 में बना है। 1976 में बीडी वर्कर वेलफेयर एक्ट के तहत बीडी वर्कर्स के वेलफेयर के लिए वनोपज के ऊपर एक अलग से सेस लगाया गया, एक अलग उपकर लगाया गया, और बाद में जो है इससे एक फंड बनाया गया और इस फंड के माध्यम से बीडी वर्कर्स को इंश्योरेंस की सुविधा दी गई। कोई भी दुर्घटना वगैरह हो जाती है तो उनको धन दिया जाता है। ठीक है। फैटल एक्सीडेंट्स एक्ट 1855, ये बहुत पुराना है, ये अब काम नहीं कर रहा है। ठीक है। इसकी जगह एम्प्लॉइज वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट आ चुका है। छत्तीसगढ़ में ये कानून एक इंटरेस्टिंग लागू होता है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। आयरन ओर माइंस, आयरन ओर माइंस, मैंगनीज ओर माइंस एंड क्रोम ओर माइंस वेलफेयर एक्ट 1976, बीडी वर्कर के साथ में लौह, मैंगनीज और क्रोमियम खदान कर्मचारियों के लिए कानून बनाया गया। ठीक है। आयरन ओर माइंस, मैंगनीज ओर माइंस एंड क्रोम ओर माइंस लेबर वेलफेयर एक्ट 1976, लेबर वेलफेयर एक्ट 1976, इसके तहत क्या किया गया, जो खदानों में काम करने वाले श्रमिक थे उनकी सुरक्षा के लिए यहां पर फंड बनाया गया और उससे उनको जो है धनराशि प्रदान की जाती है जब भी कोई इमरजेंसी हो, कोई दुर्घटना हो तो। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में एक और कानून बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट माइंस लेबर वेलफेयर एक्ट 1972, 1972 में लाइमस्टोन, छत्तीसगढ़ में लाइमस्टोन मिलता है जिससे सीमेंट बनता है, और डोलोमाइट, छत्तीसगढ़ में बिलासपुर के पास डोलोमाइट है, तो लाइमस्टोन एंड वेलफेयर डोलोमाइट माइंस वेलफेयर फंड एक्ट 1972। ठीक है। तो इस तरह से है। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2008 में सरकार ने इसके बारे में विचार किया था। अनऑर्गेनाइज्ड, असंगठित क्षेत्र, अभी मैंने बताया 83% लोग काम कर रहे हैं। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट, इसके तहत सरकार जो है प्रत्येक आपका श्रमिक का अकाउंट खोलती है, उसमें कुछ धनराशि रखती है जो कि इंश्योरेंस, उसमें कुछ धनराशि प्रदान करती है। इसके अलावा इंश्योरेंस करवाती है कि अगर किसी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर को कोई चोट पहुंचती है या फिर जॉब लॉस होता है तो उनको धनराशि प्रदान की जाएगी। ठीक है। तो इस तरह से आपके एक्ट्स हैं। इसके अलावा वर्किंग कंडीशन, यानी कि कार्य स्थितियों से संबंधित, कार्यस्थल की दशाएं, कार्यस्थल की दशा से संबंधित कानून भी सरकार ने बनाए हैं। कार्यस्थल की दशाओं से संबंधित कि कैसे सेफ एनवायरनमेंट में वर्कर्स को काम करवाना, आप सबको तो एसी में काम नहीं करवा सकते। सो फैक्ट्रीज एक्ट 1948, 1948 का आपका औद्योगिक श्रम, औद्योगिक संबंध अधिनियम, उसी का नाम को फैक्ट्रीज एक्ट कहा गया है। ठीक है। तो कारखाना अधिनियम 1948 तो है ही, इसके अलावा माइंस एक्ट, खान अधिनियम 1952, वर्किंग जर्नलिस्ट एंड न्यूज़पेपर एम्प्लॉय एक्ट 1955, तो माइंस एक्ट 1952 और जर्नलिस्ट, वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट 1955। ठीक है। आपका मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट 1961, मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर, बस कंडक्टर वगैरह, है ना, ड्राइवर, खलासी। ठीक है। बीडी वर्कर्स एक्ट 1966, बीड़ी, तेंदुपत्ता और बीड़ी कारखानों में काम करने वाले वर्कर्स के लिए बीडी वर्कर्स एक्ट 1966। कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एक्ट 1970, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, कॉन्ट्रैक्ट में जो आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट जिनको आपका ठेकेदार लोग लेकर के आते हैं उनके बारे में, निर्माण श्रमिक, तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एक्ट 1970, 1970। इसके बाद इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन रेगुलेशन एक्ट, अंतरराज्यीय जो श्रमिक हैं, जैसे छत्तीसगढ़ के लोग पलायन करके दूसरे स्टेट में जाते हैं, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट 1979, माइग्रेंट वर्कर्स के लिए। इसके बाद आता है डॉक वर्कर्स सेफ्टी एंड वेलफेयर एक्ट, डॉक वर्कर्स छत्तीसगढ़ में है नहीं। ठीक है। डॉक मतलब समुद्र के किनारा, बंदरगाह, वहां पर सामान उतारने चढ़ाने काम करते हैं। बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1996, 1996 में बना है बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट 1996।
बिल्डिंग वर्क के लिए, जो आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद आता है आपका एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लेट्रिन एक्ट 1993। ध्यान रखिएगा, ये कानून स्थापित करता है पहली बार श्रमिकों को श्रम से रोकने का काम। तो मैनुअल स्कैवेंजर्स, एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एक्ट 1993। एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर, मैनुअल स्कैवेंजर यानी सर से जो मैलर्ड होते हैं, टट्टी को उठा करके फेंकने का काम करते हैं। तो पहले ऐसे लेट्रिन्स होते थे जिसमें सेप्टिक टैंक नहीं थे, उनको संभाल साफ करने काम करते थे। ये बहुत डेंजरस काम था। तो मैं मैनुअल स्कैवेंजर्स एक्ट जो है ये पूरी तरह से मैनुअल स्कैवेंजिंग को प्रतिबंधित करता है। ठीक है। इसके बाद प्राइवेट सिक्योरिटीज एजेंसीज रेगुलेशन एक्ट 2005, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज को रेगुलेट करने के लिए है। ठीक है। तो इस तरह से आपके ढेर सारे कानून जो है कार्यस्थल को बेहतर बनाने के लिए बने हैं, इन वर्कर्स के हितों की रक्षा के लिए। तो दोस्तों ये सारे कानून हैं, इनमें से कुछ कानूनों का हम लोग अध्ययन करेंगे जो कि छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से लागू होते हैं। भारतीय संविधान के प्रावधानों का हम लोग अध्ययन करेंगे। इन सब कानूनों को बताने का मेरा उद्देश्य ये था कि अलग अलग दृष्टिकोणों से ये कानून बनाए गए हैं। ठीक है, सारे को याद करने की जरूरत नहीं है, पर आपको एक इंट्रोडक्शन मिल गया। तो दोस्तों एक बार फिर मैं बता दूं, साकार एकेडमी की ओर से व्यापम के ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं। पटवारी, आरआई, हॉस्टल वार्डन, एडीओ सभी के लिए क्लासेस अवेलेबल हैं। विशेष रूप से कंप्यूटर की क्लास आपको अलग से अवेलेबल है। साकार एकेडमी के ऐप को आप लोग डाउनलोड कीजिए। 5,999 में साल भर के लिए आप व्यापम की सारी क्लासेस का एक्सेस हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा पीएससी प्री और मेंस की क्लासेस भी यहाँ पर उपलब्ध हैं। आप जो है 995 रुपए प्रति माह में पीएससी प्री, मेंस, व्यापम, कंप्यूटर सभी की क्लासेस का एक्सेस एक साथ भी हासिल कर सकते हैं प्रति माह 995 पे। तो दोस्तों साकार एकेडमी का ऐप डाउनलोड करके आप ज्यादा से ज्यादा ये हमारे ऑफर्स का लाभ उठाइए और अपने सक्सेस को सुनिश्चित कीजिए। थैंक यू।